आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, विरोधियों ने भी मान लिया है कि 24 में मोदी को आना है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि विरोधी ने मोदी को हराने की लाख कोशिशें कर ली, बैठकें कर ली, लेकिन इसी भीड़ में, इसी बैठक में शरद पवार बैठे। अगर आप देखें, शरद पवार पटना में थे और शरद पवार खुद ये मान रहे हैं कि 24 में मोदी ही चुनाव जीतेंगे। शरद पवार बैठे हैं। अगली तस्वीर दिखाई। ये बात खुलकर कैसे आई? जब चाचा भतीजे की लड़ाई सामने आ गई, सड़क पर आ गई, तो सच भी सामने आ गया कि शरद पवार बेशक मोदी हराओ गैंग में रहे हो, लेकिन मान ये रहे थे कि 24 में मोदी को कोई नहीं हरा सकता। 24 में मोदी का आना तय है। अगली तस्वीर दिखाइए। पवार ने बाकायदा पटना की बैठक के बाद अपने बड़े नेताओं, जिसमें अजित पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, छगन भुजबल हैं, इनके सामने कहा कि 24 में आएंगे तो मोदी ही। सुनिए। दोन 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार। 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार। पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहे। पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहे। चाचा भतीजे की लड़ाई में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि मोदी विरोधी भी मानते हैं कि 24 में आएंगे तो मोदी ही। मोदी को हराने के लिए शरद पवार विरोधियों के साथ बैठकों में शामिल हो रहे थे, लेकिन शरद पवार अपने भतीजे और सबसे भरोसेमंद नेताओं के सामने खुद कबूल रहे थे कि मोदी को कोई नहीं हरा सकता। 2024 में मोदी ही जीतेंगे। विपक्ष चाहे जितने भी पैतरे करे, मोदी सरकार को लाख कटघरे में खड़ा करे, पटना से लेकर बेंगलुरु तक बैठकें करे, ये सब दिखावे के लिए उसे भी पता है कि मोदी को रोकना मुमकिन नहीं। आम्हाला अनेक बैठकांमध्ये आमच्या वरिष्ठांनी सांगितलं 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार। पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहे प्रधानमंत्री। 2024 मध्ये सुद्धा तो सवाल ये कि क्या विरोधियों ने मान लिया है कि मोदी को ही आना है? क्या महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की जंग ने उस सच पर मोहर लगा दी है जिसे देश की जनता तो मानती है, लेकिन विपक्ष इनकार करता रहा? आपको याद होगा 2019 में भी संसद में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था कि मोदी दोबारा जीतने जा रहे हैं और मोदी दोबारा जीते। नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने अब मैं आपको बताऊं ये बात कौन कह रहा था। ये बात कहने वाला कोई और नहीं, पटना में, आपको याद होगा, ये देखिए पटना में जो बैठक हुई, सुप्रिया सुले, तेजस्वी यादव, प्रफुल्ल पटेल जो उस बैठक में भी गए थे जो मोदी को हराने के लिए हो रही थी। आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के साथ हैं। बैठक के बाद ही तय कर लिया कि यहां कुछ नहीं होने वाला है, बेहतर है वहां चले जो आगे की बात कर रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं, ये सारे वो नेता जो शरद पवार के करीबी थे, वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार खुद कह रहे हैं कि मोदी ही आएंगे, मोदी ही जीतेंगे। 2024 का विजय रथ मोदी के साथ ही होगा। देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, ये रथ आ रहा है 2024 का विजय रथ। ये बात खुद शरद पवार कह रहे हैं। अजित पवार ने शरद पवार के बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा चाचा शरद पवार भी मानते हैं कि 24 में मोदी आएंगे। शरद पवार ने हमारी बैठक में खुद इस बात को कहा था 24 में लोकसभा चुनाव में मोदी ही जीतेंगे। डिप्टी सीएम की शपथ के बाद अजित ने मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है, मोदी करिश्माई नेता है, मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हम विकास की राजनीति का समर्थन करते हैं। अजित पहले भी मोदी की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अजित अकेले नहीं, छगन भुजबल भी कह रहे हैं कि शरद पवार कह रहे हैं कोई कितना भी कुछ कर ले 24 में मोदी आएंगे। एक बार बातचीत में शरद पवार ने कहा था, छगन भुजबल ने कहा, शरद पवार के करीबी थे, विपक्षी दल कितनी भी बैठकें कर ले, शरद पवार ने कहा एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव ही क्यों ना लड़ ले, लेकिन 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी की वापसी होगी, केंद्र में मोदी की ही सरकार बनेगी।
शरद पवार उस गुट के चाणक्य कहे जाते हैं, वो भी मानते हैं मोदी आएंगे। ये बात छगन भुजबल कह रहे थे, और छगन भुजबल वो थे जो शरद पवार के साथ बैठे थे। बोले कि मैं जा रहा हूं देखने कि अजित पवार खेमे में कौन कौन है, और बताया गया गए थे देखने। शरद पवार ने टीवी खोला तो देखा छगन भुजबल भी वहां शपथ ले रहे थे। अगला नाम देखिए, प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल ने भी 2024 चुनाव को लेकर दावा किया, विपक्षी दलों के बीच कोई गठबंधन बहुत मुश्किल है। प्रफुल्ल पटेल खुद पटना की बैठक में थे, मैंने तस्वीर दिखाई आपको। उनका कहना है गठबंधन तभी होगा जब उसमें एक कोई बड़ा दल मजबूत हो, उसी के इर्द गिर्द गठबंधन तैयार होता है। आज कांग्रेस विपक्ष की धुरी किसी कीमत पर नहीं बन सकती है। ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटें छोड़ेंगी? क्या कांग्रेस 2-5 सीट से बंगाल में मान जाएगी? हो ही नहीं सकता। यूपी में अखिलेश कांग्रेस को 20 सीट पर राजी हो जाएंगे। विपक्षी एकजुटता में व्यवहारिक दिक्कतें हैं, यह कहना था प्रफुल्ल पटेल का। तो विरोधी भी मानते हैं विपक्षी एकता बोलना और भरोसा दिलाने में फर्क है। हकीकत में जनता को कैसे विश्वास दिला पाएंगे? बड़ी बात यह है, सुनिए, खुद चाचा का जो भतीजे हैं अजित पवार, वो बता रहे हैं शरद पवार ने कहा मोदी जीतेंगे। छगन भुजबल इस बात को स्वीकार रहे हैं। दोनों को सुनिए। आम्हाला अनेक बैठकामध्ये आमच्या वरिष्ठांनी सांगितलं 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार। पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहेत प्रधानमंत्री 24 मध्ये सुद्धा। आता जर असं जर आहे तर आपण जे आहे एक सकारात्मक विचार घेऊन त्यांच्याबरोबर गेलं पाहिजे। और एक बात जो आज तक आपको नहीं पता होगी, शरद पवार बेशक मोदी को हराने वाली टीम में हो, लेकिन 7 साल से शरद पवार ये चाह रहे थे कि वो बीजेपी के साथ आ जाएं। यानी शरद पवार, ये देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीर आपको याद होगी, ये 2019 की तस्वीर है, जब सुबह सुबह अजित पवार ने चुपचाप शपथ ले ली थी। लोगों की आंख खुली तो पता चला महाराष्ट्र को सीएम और डिप्टी सीएम मिल गए। कहा गया कि अजित पवार ने गद्दारी की, चुपचाप शपथ ले ली, लेकिन ऐसा नहीं है। शरद पवार को पता था इसमें शरद पवार की साठगांठ थी, उन्हें सब कुछ पता था, और वो ऐसे अनजान बन रहे थे जैसे कुछ नहीं पता। भतीजे ने गद्दारी कर दी है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उससे पहले मैं आपको बताऊं, शरद पवार का डबल गेम मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अब तक देश के सामने नहीं है, कि वो कैसे बीजेपी और पीएम मोदी के साथ डबल गेम खेल रहे थे। इधर कुछ और बात कर रहे थे और उधर कुछ और काम कर रहे थे। देखिए जरा, अब उनका डबल गेम देख रहे हैं। 2 कुर्सी, कभी उधर तो कभी इधर, कभी उधर तो कभी इधर। यही है शरद पवार का डबल गेम। ये डबल गेम का खुलासा भतीजे ने खुद कर दिया। अजित पवार क्या कह रहे हैं? फडणवीस के बाद अजित पवार ने दावा किया है 7 साल से बीजेपी से गठबंधन चाहते थे शरद पवार। 2017 में वर्षा बंगले पर हमारी बैठक हुई फडणवीस के साथ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आदेश पर यह बैठक हुई। बैठक में छगन भुजबल, जयंत पाटिल, अजित पवार मौजूद थे। फडणवीस आवास पर बैठक में बीजेपी के भी कई नेता थे। फडणवीस आवास पर सारे नेताओं ने मिलकर बैठक की। बाद में हमारी पार्टी ने कदम पीछे खींच लिए, यानी शरद पवार ने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि कभी इधर थे कभी उधर थे। अजित पवार का शरद पवार पर यह बड़ा आरोप है। 2019 में विलेन बनाने की कोशिश की चाचा ने। 2019 की मीटिंग का खुलासा हुआ, तस्वीर मैंने आपको दिखाई 19 की शपथ की। एनसीपी बीजेपी की मीटिंग हो गई, यानी शरद पवार ने मीटिंग कर ली। शरद पवार बैठक में मौजूद थे। एक उद्योगपति के घर पर मीटिंग हुई। इसके बाद फडणवीस, अजित पवार ने शपथ ले ली, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। लेकिन कुछ घंटों में सरकार गिर गई थी। यह सच शरद पवार जानते थे। शरद पवार डीलिंग में शामिल थे। फडणवीस ने भी इस बात का खुलासा किया अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में। पवार के साथ सरकार गठन को लेकर बात हो गई थी। शरद पवार के साथ हमारी कई मुलाकातें हो गई थी। शरद पवार बीजेपी को समर्थन देने को भी तैयार थे। शपथ से 3-4 दिन पहले पवार ने बात बंद कर दी अचानक। शरद पवार ने हमारा इस्तेमाल किया, यह कहा फडणवीस ने। शरद पवार ने हमें गुमराह किया था। शरद पवार ने डबल गेम खेला था। उद्धव ठाकरे ने पीठ में छुरा घोंपा था। उद्धव ने छुरा घोंपा और पवार ने डबल गेम कर दिया।
अजित पवार के पास कोई विकल्प नहीं था शपथ लेने के सिवाय। अब जरा सुनिए, अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं अजित पवार, जिन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि चाचा डबल गेम कर रहे थे, चाचा सब जानते थे। सुनिए पहले अजित पवार को। त्याच्या संदर्भामध्ये नंतर 2019 आलं, त्याच्यामध्ये मोठ्या उद्योगपतीच्या घरी आपले वरिष्ठ नेते, दुसरे वरिष्ठ नेते इथं बसलेत, पटेल साहेब, उद्योगपती, भाजपचे वरिष्ठ नेते, मी, देवेंद्र फडणवीस, सगळी चर्चा झाली। 5 बैठका झाल्या त्याच बंगल्यात। अनेकदा मीडिया मला विचारतो 19ला काय झालं, परंतु मला कुणाला बदनाम होऊन द्यायचं नाही। अजित पवार 2019 में सुबह सुबह डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे थे। वो कह रहे हैं चाचा सब जानते थे। सीएम पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस ने खुद अर्नब गोस्वामी के सामने इस बात को स्वीकार किया कि शरद पवार सब जानते थे। दोनों को सुनिए। शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ। अजीत पवार और मैं, हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, यह तय हुआ। सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए। उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। कब? यह समझ लीजिए कि हमारी शपथ से 3-4 दिन पहले उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटेजी की और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने किया। अब मैं आपको बताऊंगा, आज पहली बार चाचा भतीजे ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। ये आप देख रहे हैं, शरद पवार अपनी ताकत दिखा रहे थे, वाईबी चौहान सेंटर में मौजूद थे, विधायकों के साथ शपथ दिलवा रहे थे, प्रतिज्ञा ले रहे थे। अनिल देशमुख को आप देख रहे हैं अपनी टीम के साथ मौजूद थे। जो लोग शरद पवार के साथ थे वो सब आज वाईबी चौहान सेंटर में पहुंचे। शरद पवार ने दिखाया कि उनके साथ कितने लोग हैं। अगली तस्वीर दिखाई। चाचा थे वाईबी सेंटर में तो भतीजा था एमईटी कन्वेंशन सेंटर में। ये देख रहे हैं आप, अजित पवार, पीछे शरद पवार का फोटो भी लगा है बोर्ड पर, अगर आप देखिए। अजित पवार ने के समर्थक विधायक यहां मौजूद है, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल मौजूद थे। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। लेकिन आज अजित पवार ने पहली बार चाचा पर हमला किया, तो चाचा ने भी पलटवार किया। देखिए जरा दोनों ने एक दूसरे पर क्या हमला किया। अजित पवार ने कहा शरद पवार की उम्र हो गई है। शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों की तरफ के बयान है। शरद पवार की तरफ से कहा गया सियासत में उम्र केवल एक नंबर है। भतीजे ने कहा आशीर्वाद देकर आराम करें चाचा। चाचा ने कहा जिसे आशीर्वाद दिया उसी ने तो धोखा दे दिया। भतीजे ने कहा बीजेपी में 75 साल में तो रिटायर हो जाते हैं, पवार साहब 84 के हो गए। चाचा की तरफ से बेटी ने, सुप्रिया सुले का बयान, उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन भी 82 के हैं, वॉरेन बफे 92 साल के हो चुके हैं। भतीजे ने कहा शरद पवार ने परिवार के अंदर ही गेम खेला है। शरद पवार ने कहा अजित को सब कुछ दिया, आगे बढ़ाया जो है एनसीपी की वजह से आज। भतीजे ने कहा शरद पवार ने मुझे विलेन बनाने की कोशिश की। चाचा ने कहा अगर अजित के मन में कुछ था तो बात करनी चाहिए थी। भतीजे का कहना है 2004 में मुझे मुख्यमंत्री बनने से रोका गया, सोनिया से डील की। चाचा ने कहा जो किया हालात के मुताबिक किया, विचारधारा के आधार पर किया। भतीजे ने कहा नागालैंड में विचारधारा कहां थी, बीजेपी को समर्थन क्यों दे दिया। चाचा का कहना है बीजेपी को पार्टी ने नहीं विधायकों ने समर्थन दिया। भतीजा कह रहा है हमारे साथ 40 से ज्यादा विधायक, पूरी पार्टी मेरे साथ है। चाचा का कहना है अजित पवार गुट ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, पार्टी तोड़ी है। भतीजे अजित ने कहा पार्टी हमारी है, सिंबल हमारा है, पार्टी तोड़ी नहीं है। चाचा कह रहे हैं पार्टी हमारी है, सिंबल हमारा है, किसी को हम लेने नहीं देंगे।
अजित पवार का कहना, उन्होंने गेम खेला, इस्तीफे का नाटक किया। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को कमान दे दी। चाचा का कहना है सब जरूरत के मुताबिक किया, जब यह हुआ तब क्यों नहीं बोले, तब खामोश क्यों थे। भतीजे ने कहा मैं पार्टी के प्रति वफादार रहा, पार्टी के लिए काम किया मैंने। चचा जान ने कहा अजित पवार खोटा सिक्का निकल गया। अजित पवार का कहना है देश को मोदी जैसे करिश्माई नेतृत्व की जरूरत है। एनसीपी का कहना है एनसीपी ने भ्रष्टाचार किया तो बीजेपी ने अजित को एनडीए में क्यों शामिल किया। यह दोनों की पहली बार लड़ाई हुई है, जरा दोनों को सुनिए। आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे, पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना अजित तुझं हे चुकलं, आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा। आम्ही तयार झालो, तेही आम्हाला मान्य होतं। मित्रांनो, पुन्हा 2 दिवसात काय घडलं कुणास ठाऊक, त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा मागे घ्यायचा तर दिला कशाला, तेही मला कळलं नाही। आणि मला महाराष्ट्रातल्या जनतेने सांगा, आज आमच्यामध्ये धमक किंवा ताकद नाही का सरकार चालवायची। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला का घेतले बरोबर, तुमचं मंत्रिमंडळ कसं आहे, काय सांगायचं या संबंधीचं। याचा अर्थ असा आहे की हे राज्यकर्ते पाहिजे ते बोलतात, आधार नसलेल्या गोष्टी बोलतात आणि एक प्रकारचं जनमानसामध्ये वेगळं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत असतात। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, भतीजे ने चाचा की छुट्टी कर दी। जी हां, शरद पवार को आउट कर दिया। पवार जो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं सियासत के, भतीजे ने बोल्ड कर दिया है। देखिए जरा आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए तीनों स्टंप उड़ा दिए भतीजे ने, तीनों। भतीजा तो माहिर खिलाड़ी निकला, चाचा ने ही सियासत की ABCD सिखाई, लेकिन देखिए जब भतीजा पिच पर उतरा तो चाचा की ही गिल्लियां उखाड़ दी। पहले शरद पवार की पार्टी टूटी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी चली गई। शरद पवार अब एनसीपी के अध्यक्ष नहीं रहे। अजित पवार गुट ने इस बात का ऐलान किया। अजित गुट ने अजित पवार को अध्यक्ष बना दिया है। अब अध्यक्ष एनसीपी के अजित पवार हो गए। अजित गुट ने इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दी है, लेकिन अजित पवार गुट ने इसका ऐलान किया आज। अजित गुट के मुताबिक 30 जून को बैठक हुई थी, तब एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इसी बैठक में पवार को हटाने का प्रस्ताव हुआ। एनसीपी की यह बैठक प्रफुल्ल पटेल ने बुलाई थी। पटेल ने कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से बुलाई, क्योंकि सुप्रिया सुले के बाद वही कार्यकारी अध्यक्ष है। इससे पहले शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। शरद पवार 1999 से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1999 में ही पवार ने कांग्रेस से बगावत कर अपनी ये पार्टी बनाई थी। अजित गुट के इस फैसले से पवार खेमे में भगदड़ है। शरद समर्थक विधायक अजित के पाले में आ सकते हैं, यानी अजित पवार की ताकत और बढ़ सकती है। सुनिए जरा, लेकिन शरद पवार ने जो पूरा दांव खेला था भतीजे को किनारे लगाकर बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का, वो तो फेल हो गया। सुनिए जरा, बेटी सुप्रिया सुले का कहना है पिता की उम्र नहीं हुई है, उम्र सिर्फ एक नंबर का खेल है। राष्ट्रवादीचा अक्षरशः चेहरा कोण? म्हणतात ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब दिखाऊंगी कि आज के बाद तुमको महाराष्ट्र में खाने नहीं दूंगी। हा माझा महाराष्ट्र है, आपला महाराष्ट्र है। अमिताभ बच्चन किती वय? 82। आज कुठली जाहिरात लागताना सगळ्यात पॉप्युलर नाम कोण आहे? अमिताभ बच्चन। वय किती? 82। त्याच्यानंतर इंग्रजीवाल्यांना माहिती आहे वॉरेन बफेट। अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला,
साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत. मला विचारलं, अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? म्हटलं अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है. अरे लड़ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले. अब देखिए, अब सवाल यह है, अजित पवार ने तो चाचा की छुट्टी कर दी, लेकिन अजित पवार को अब सब कुछ चाहिए, पार्टी चाहिए, चुनाव निशान चाहिए. कैसे मिलेगा उसकी भी तैयारी शुरू कर दी. आज जहां मौजूद थे अजित पवार, वहां काउंटर लगे थे, देख रहे हैं ये काउंटर लगे हुए. ऐसे 36 काउंटर लगाए गए. महाराष्ट्र के 36 जिले के जो कार्यकर्ता हैं, मेंबर्स हैं, उन सब से एफिडेविट साइन करवाया गया. यही ताकत दिखाएंगे अजित पवार की हमारे साथ कितने लोग हैं. 36 जिलों के 36 काउंटर वहां लगे हुए थे. इससे क्या साबित होगा? अगली तस्वीर दिखाई. इससे अजित पवार पार्टी यानी एनसीपी पर अपना दावा साबित करेंगे. अगली तस्वीर दिखाइए. न सिर्फ पार्टी पर बल्कि चुनाव निशान, ये घड़ी जो है एनसीपी, इस घड़ी पर भी दावा ठोकेंगे. लेकिन ये मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा अजित पवार को ये सारी चीजें? अजित पवार की ताकत क्या है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं. कितने विधायक अजित पवार के पास हैं? जितने विधायक उतनी ज्यादा ताकत, जितने सांसद उतने ज्यादा उनका वजन. मैं आपको बताऊं, एनसीपी में पहले इधर देखिए, 35 विधायक अजित गुट के साथ हैं, दावा है ये, और 16 विधायक शरद पवार के साथ हैं. एनसीपी में चाचा भतीजे ने में कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है. पार्टी नाम निशान को लेकर जंग तेज हो गई है. अजित और शरद दोनों ने ही दावा ठोक दिया है कि मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी है. दोनों का दावा एनसीपी के सिंबल पर ही कि हम चुनाव लड़ेंगे. ये कह रहे हैं हम भी घड़ी पर लड़ेंगे, अजित कह रहे हैं घड़ी मेरी है, हम भी घड़ी निशान पर लड़ेंगे. एनसीपी के पास कुल 53 विधायक है. दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायक चाहिए. 36 से अधिक विधायक होने पर अजित का दावा मजबूत है. अभी 35 है, संभव है कुछ और बढ़ जाए, 36 पहुंच जाए. अजित गुट का दावा यह है कि उनके साथ 40 विधायक हैं. एनसीपी की लड़ाई अब चुनाव आयोग पहुंच गई है. चुनाव आयोग ही तय करेगा एनसीपी किसकी होगी. अजित के पास 2 लोकसभा सांसद, तो शरद पवार के साथ 3 सांसद हैं लोकसभा के. अजित के पास 1 राज्यसभा सांसद, तो शरद पवार के पास 3 राज्यसभा सांसद. दोनों गुट को पार्टी में अपना समर्थन दिखाना होगा. चुनाव आयोग में वही तय करेगा पार्टी और निशान किसका है. विधायक किसके पास ज्यादा है, सांसद किसके पास ज्यादा है, पदाधिकारी की संख्या किसकी ज्यादा है, उसकी ही होगी पार्टी और निशान. पार्टी में जिसका समर्थन ज्यादा, चुनाव निशान उसे मिलेगा. यह है पार्टी पर दावा साबित करने का एक तरीका. आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं. सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अजित पवार के समर्थक. सुनिए. हम लोग अजित दादा के साथ हैं. जो निर्णय लिया है हम उनके साथ हैं. हम लोग अजित दादा के समर्थन में हैं. हम लोगों को कुछ नहीं लग रहा है. वही घड़ी है, वही लोग है, वही सब है. हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. पवार साहब यहाँ नहीं है. पवार साहब हमारे मन में बैठे हैं, ऐसे कुछ नहीं है. अजित दादा के साथ सब पूरा महाराष्ट्र आज खड़ा है. पूरा कार्यकर्ता जोशपूर्ण आज आवेश में यहाँ आए हैं. जो आगे की राह है वो भविष्य जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, वो अजित दादा पवार है. अजित दादा ने जो भी किया वो हमारे मन में था, हमारे दिल की बात कही. जो हमें लगता था जो पहले ही दिन में करनी चाहिए थी, वो अब अजित दादा ने अब किया है. पवार साहब हमारे दैवत है, लेकिन हम अभी अजित दादा के साथ हैं. तो अजित दादा ने जो निर्णय लिया है वो अच्छा निर्णय लिया है. हम सब अजित दादा के साथ हैं. मैंने अभी भी कहा कि अगर आपने देखा होगा फ्लेक्स भी, तो फ्लेक्स पे भी यही नाम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी. इसलिए पार्टी डिवाइड हुई नहीं है. बस बात यह है कि हम अजित दादा के सपोर्ट में आए हैं. महाराष्ट्र के विकास के लिए हम दादा के साथ रहेंगे. पूरी राष्ट्रवादी जिन्हें महाराष्ट्र का हित चाहिए वो राष्ट्रवादी अजित दादा साहब के साथ ही रहे. और आप सब जो करते हैं वो राजनीति है. अगर हम पार्टी बढ़ाने के लिए जो निर्णय ले रहे हैं तो गलत है. तो फिर ये सब जानने के लिए अभी जनता उस तरफ से नहीं है, कार्यकर्ताओं को सब मालूम हो रहा है. महाराष्ट्र में फिलहाल जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से महाराष्ट्र को निकलने वाला अभी शेतकरी लोगों को एक ही चेहरा नजर आ रहा है, जो सिर्फ अजित दादा पवार है. अब देखिए, ताकत कम ना हो, विधायक पूरे रहे, इसके लिए अजित पवार ने क्या किया, बुला ली बस. महाराष्ट्र में एक पुरानी परंपरा हो गई है, ऐसी बसें बहुत सी देखी होंगी आपने. जब एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की सरकार बन रही थी तब भी बस मंगा कर होटल गए. शिंदे साहब जब गए तब भी बस मंगाकर गुवाहाटी गए. आज अजित पवार ने भी बस मंगवा ली. सारे विधायकों को बस में भरा. देख रहे हैं आप, अजित पवार खुद बैठे हुए आगे.
कहीं अब विधायक चोरी ना हो जाएं, गायब ना हो जाएं, मन ना बदल जाए, इसलिए सारे विधायकों को बिठाया और लेकर गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, बाकायदा शरद पवार ने और उनके गुट ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है विधानसभा के स्पीकर को कि सदस्यता रद्द कर दी जाए उन लोगों की जो दरअसल पार्टी छोड़कर चले गए हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो विधायक गए इनको कहां रखा गया है, क्यों ले जाया गया है इन विधायकों को, और अजित पवार की आगे की तैयारी क्या है चाचा के खिलाफ। एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिंदे वाली सियासत रिपीट हो रही है। देखिए ये बस है, यही वो बस है जिस बस में ले जाया गया है। आपको अजित पवार भी नजर आ रहे हैं पीछे। बगावत के बाद आज दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन हुआ। अजित पवार की बैठक में ज्यादा विधायक पहुंचे थे। मुंबई के एमईटी बैंड्रा में अजित गुट की बैठक हुई। 35 से ज्यादा विधायक जुटने का दावा किया गया। बैठक खत्म होने के बाद विधायकों को फौरन बस में बिठाया गया। पार्टी और सिंबल पर फैसला होने तक अजित पवार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। दोनों गुट ज्यादा विधायकों को अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं। अजित पवार भी बस में सवार होकर विधायकों के साथ गए। इसके बाद ताज होटल में अजित गुट के विधायकों की बैठक हुई। शरद पवार गुट विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। 2019 में शरद पवार अजित पवार के साथ ऐसा कर चुके हैं दरअसल, और तब अजित पवार ने फडणवीस के साथ शपथ ले ली थी। अजित विधायकों को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहते हैं, इसलिए विधायकों को यहां से हटाया है। अब सुनिए जरा, यह तस्वीर तो आपने देखी। अब क्या कुछ कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक कि आखिर अजित पवार का भविष्य क्या है, शरद पवार का अब क्या होगा। राजनीतिक विश्लेषक रामकृपाल साहब क्या कह रहे हैं, और अवधेश कुमार। पहला राउंड ही नहीं जीता है, ये पूरी लड़ाई अजित पवार एक तरह से जीत चुके हैं, और वो एक तरह से संदेश दे रहे हैं शरद पवार जी को कि अब आप राजनीति के रिटायरमेंट पर हैं, तो आप अब नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंप दीजिए। आज देखिए उनके साथ 30, इनके साथ 12 फैसला हो चुका है जनता। तो ये जो चीज है कि ये लड़ाई जीत चुके हैं, और आगे की भी लड़ाई देखिए, शरद पवार जी या नीतीश कुमार या लालू यादव, ये सब लोग अब पास्ट टेंस हो चुके हैं। अजित पवार ने शपथ लिया था 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ, उन्होंने अपना वचन बदला, लेकिन भतीजे ने कहीं इसको क्लियर नहीं किया है। उसी तरह से अनेक बातें हुई हैं कि पार्टी ने अनेक बार तय किया को एनडीए में जाना है, इनकी सहमति थी, लेकिन ये नहीं जा रहे थे। तो इसलिए अब पार्टी में भी उनकी वो साख और विश्वसनीयता नहीं है। उम्र के अनुसार उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि उनकी राजनीतिक पारी अब खत्म है। इसलिए प्रदेश के आधार पर केंद्र में भूमिका निभाने की जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, उनको विराम लग गया, और इसके लिए केवल स्वयं शरद पवार दोषी है। अगर पार्टी के साथ वो चलते तो उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। तो अवधेश कुमार कह रहे हैं बिल्कुल सही तरीका यह था कि शरद पवार भतीजे के साथ आ जाते तो शायद ये हाल ना होते। अब सवाल एक ये है, अजित पवार का टाइम आ गया, अब अजित पवार बॉस है। तो देखिए जरा, अब तक शरद पवार कुर्सी पर थे, अब अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अजित गुट ने शरद पवार को हटा दिया है। मुंबई में 30 जून की बैठक में यह फैसला हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, अजित को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आया था। इस बैठक में अजित गुट ने इलेक्शन कमीशन में भी याचिका दाखिल कर दी, और अजित गुट ने सिंबल और पार्टी पर भी दावा कर दिया है। शपथ से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को याचिका दी है। शरद गुट ने इलेक्शन कमीशन में कैविएट दाखिल की है। जयंत पाटिल का ईमेल 3 जुलाई को इलेक्शन कमीशन को मिला। अजित पवार दादा के नाम से मशहूर है, महाराष्ट्र में दादा कहा जाता है इन्हें। शरद पवार से ही जमीनी राजनीति के गुर सीखे हैं भतीजे ने। 1991 में बारामती सीट से चुनाव जीते। लगातार 7 बार इस सीट से जीत का परचम लहराया अजित पवार ने। पिछले चुनाव में 1,65,000 वोटों के अंतर से जीते थे। महाराष्ट्र सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं अजित पवार। जो कुछ शरद पवार के साथ हुआ, आपको बताऊं, शरद पवार जो दिन आज देख रहे हैं, शरद पवार ये खुद ऐसे दिन दूसरों को दिखा चुके हैं। आज भतीजे ने बगावत की है, शरद पवार खुद ऐसी बगावत कर चुके हैं अतीत में। देखिए जरा, ये पहली तस्वीर देखिए। वैसे तो पवार ने कई बार बगावत की है,
लेकिन दो बगावत बहुत चर्चा में रही। पहली 1978 की बगावत जब मुख्यमंत्री बने थे, और दूसरी चर्चित बगावत सोनिया गांधी के खिलाफ थी। तब शरद पवार कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे, उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था, लेकिन सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर उन्हें आपत्ति थी कि सोनिया अध्यक्ष नहीं बननी चाहिए। उन्होंने विदेशी मूल के मुद्दे पर बगावत की थी। 1999 में नई पार्टी एनसीपी का गठन किया सोनिया गांधी के नाम पर। हालांकि बाद में अपने मुद्दे भूल गए और मनमोहन सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन पवार की बगावत का इतिहास पुराना है। यह दिलचस्प बगावत सुनिए। तब पवार ने वसंत दादा पाटिल को धोखा दिया था, उन्हें कुर्सी से उतारकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। पवार की बगावत की कहानी 1977-78 की है, 1977-78 की। इमरजेंसी में कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी। दोनों गुट कौन से थे? एक था इंदिरा कांग्रेस आई और रेड्डी कांग्रेस यू। शरद पवार ने रेड्डी की कांग्रेस यू का दामन थाम लिया। 1978 के चुनाव में कांग्रेस यू को 69 सीटें मिली। कांग्रेस यू और कांग्रेस आई ने मिलकर सरकार बना ली। कांग्रेस यू के वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बन गए। वसंत दादा पाटिल ने शरद पवार को उद्योग मंत्री बना दिया। तब वसंत दादा के सबसे भरोसेमंद थे शरद पवार। वसंत दादा आंख मूंद कर पवार पर भरोसा करते थे, लेकिन शरद पवार की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। एक दिन वसंत दादा पाटिल ने उन्हें खाने पर बुलाया, आओ खाने पर आओ। शरद पवार उनके घर पहुंचे, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। पवार जब जाने लगे तो अपने इरादे साफ कर दिए और उन्होंने कहा, दादा अब मैं चलता हूं, कोई भूल चूक हुई तो माफ करना। वसंत पाटिल ने इसे सामान्य शिष्टाचार समझा कि ऐसे ही होंगे। उन्हें लगा कि जाते वक्त वो आभार जता रहे हैं शरद पवार, लेकिन नहीं, वसंत दादा ने ही शरद पवार को आगे बढ़ाया था। शरद पवार की मंशा को भांप नहीं सके वो, जैसे शायद चाचा भतीजे की नहीं भांप सके हो। शाम होते होते तस्वीर साफ हो गई। पार्टी में बगावत के संकेत मिलने लगे। शरद पवार 40 विधायकों के साथ उड़ चुके थे। तब वसंत दादा की सरकार के 4.5 महीने ही हुए थे। पवार की बगावत ने वसंत पाटिल की सरकार गिरा दी। पवार ने सोशलिस्ट कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। शरद पवार सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। तब यह था शरद पवार का बागी चेहरा। अब जरा सुनिए शरद पवार समर्थकों ने आज क्या कहा। एमएलए जाने से, एमपी जाने से कोई पार्टी खत्म नहीं होती सर। ये कार्यकर्ता जब तक है ना, तब हमारा टाइगर अभी जिंदा है। राष्ट्रवादी का आश्वासक चेहरा शरद पवार, बस इतना ही काफी है। असली एनसीपी सिर्फ शरद पवार साहब है। पवार साहब छोड़ के कोई एनसीपी वो ओरिजिनल नहीं है। पवार साहब मतलब एनसीपी और एनसीपी मतलब शरद पवार साहब को छोड़ पे एनसीपी हो ही नहीं सकती। शरद पवार साहब की एनसीपी यही छोड़ किसी की एनसीपी नहीं। हम सब ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता सिर्फ शरद पवार साहब के। पार्टी में जो कचरा जमा हो गया था वो साफ हो गए, उस खुशी में नाच रहे। एमएलए का समर्थन है, जनता का नहीं। कुछ चंद एमएलए साथ में होंगे जो इसके बाद कभी एमएलए ही नहीं होंगे। कुछ अंडे गायब होने से मुर्गी का कुछ नुकसान नहीं होता। जिस दिन पवार साहब चाहेंगे उस दिन गेम पलट जाएगा। जितने नंबर इधर चाहिए उतने फिर से वापस। उनके पास अभी चुनकर आए हुए एमएलए है, लेकिन पार्टी के पूरे प्रामाणिक और ईमानदार कार्यकर्ता अभी भी गांव। तो अब चाचा भतीजे की लड़ाई अब इलेक्शन कमीशन और कोर्ट तक जाने वाली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो पाकिस्तान से आई भारत प्यार के लिए सीमा पार की। इनका नाम भी सीमा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। ये महिला पाकिस्तान में रहती थी, पाकिस्तान में से भारत आ गई इश्क में। भारत में एक शख्स से प्यार हो गया, बिना पासपोर्ट बिना वीजा भारत में घुस आई। उसके बाद क्या हुआ, अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई, पुलिस ने यहां इन्हें पकड़ लिया। प्यार में बिना वीजा पासपोर्ट के आ गई थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये वो शख्स है सचिन। सीमा हैदर जिससे प्यार करती है वो ये सचिन है। सचिन की भी गिरफ्तारी हो गई है, सीमा हैदर की भी गिरफ्तारी हो गई। ये भारत में रहते थे, सीमा पाकिस्तान में रहती थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा।
उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी गिरफ्तार है। भारत में जिन्होंने प्यार किया, जिनसे सचिन भी गिरफ्तार है और उनके पिता भी गिरफ्तार है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को। अब जरा पहले आप ये रिपोर्ट दिखाइए, फिर पूरी कहानी बताऊंगा। इश्क कैसे हुआ और कैसे पाकिस्तान से भारत आई। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। पुलिस गिरफ्त में खड़ी महिला का नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो अपने प्यार को हासिल करने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमाओं के बंधन को पार करके अपने प्रेमी के साथ नोएडा पहुंच गई। सीमा ने अपने प्यार की खातिर अपना देश, अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़ दी। सीमा के पास न वीजा था न पासपोर्ट, फिर भी अपने आशिक के लिए पाकिस्तान से जान हथेली पर लेकर निकल पड़ी। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। कहावत है, खेल खेल में प्यार हो जाता है। सोशल मीडिया पर गेम खेलने के दौरान ही सीमा को सचिन से प्यार हो गया और सीमा सचिन के लिए सीमा पार कर आ गई। आइए, सीमा की तस्वीर आपने देख ली। मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तानी महिला भारत में जिस शख्स से प्यार करती थी, कैसे किस रास्ते से भारत पहुंची है, मैप के जरिए देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान से यह महिला दुबई पहुंच गई, दुबई से यह महिला काठमांडू गई, नेपाल के काठमांडू। वहां बॉर्डर पर पहुंची, वहां एक बॉर्डर है सुनौली बॉर्डर, सुनौली बॉर्डर से आई फिर महाराजगंज, महाराजगंज से पहुंची दिल्ली और दिल्ली से पहुंची नोएडा, नोएडा में रह रही थी और यहां पुलिस ने पकड़ लिया। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर प्यार के लिए सीमा पार करके आई, कैसे प्यार हुआ, कैसे पुलिस ने पकड़ा, कैसे गिरफ्तारी हुई, सीमा आप क्या कह रही है और पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है। यह तस्वीर आप सीमा की देख रहे हैं, पाकिस्तानी महिला, इसका नाम है सीमा गुलाम हैदर, भारत आ गई। सीमा हिंदुस्तानी युवक से प्रेम का दावा करती है। महिला ने कहा वो सचिन से शादी करना चाहती है, पाकिस्तान नहीं अब हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है। सीमा हैदर 2019 में सचिन के संपर्क में आई। सीमा हैदर 2019 से सचिन को जानती है, कैसे गेम खेलती थी, पबजी का नाम आपने सुना होगा, पबजी गेम खेलती थी। पबजी गेम में अगर आप ऑनलाइन खेल रहे हैं तो दो लोग आपस में बात भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से सीमा पबजी खेल रही थी और भारत में सचिन पबजी खेल रहे थे और बात करते करते प्यार हो गया। दोनों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए फिर संपर्क में आ गए। नजदीकियां बढ़ने पर दोनों ने मिलने का प्रयास किया। सीमा हैदर पहली बार मार्च 2023 में नेपाल आई। सीमा शारजा होते हुए काठमांडू पहुंची। सीमा हैदर और सचिन 7 दिन नेपाल के एक होटल में रुके। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई। फिर सीमा ने सचिन के पास हिंदुस्तान आने का प्लान बनाया। नेपाल से भारत आने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी से बात की सीमा ने। ट्रैवल एजेंसी ने भारत पहुंचाने के लिए 3 लाख रुपए की डिमांड की कि 3 लाख रुपए दीजिए फिर आपको पहुंचा दूंगा। सीमा हैदर ने पैसों के लिए 12 लाख रुपए में एक अपना प्लॉट पाकिस्तान में बेच दिया कि भारत जाना है, पैसे चाहिए, प्लॉट बेच दिया 12 लाख का। सीमा टूरिस्ट वीजा पर पहले दुबई से नेपाल पहुंची। ट्रैवल एजेंट ने उसे भारत जाने वाली बस में बिठा दिया। वहां से सीमा 13 मई को बस से दिल्ली पहुंच गई। फिर नोएडा के रबूपुरा में सचिन के पास आ गई। सचिन सीमा रबूपुरा के एक घर में रहने लगे, नोएडा के रबूपुरा। सीमा ने यहीं सचिन के साथ बकरीद मनाई। और सुनिए जरा सीमा क्या कुछ कह रही है और सचिन क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान से आप कितनी तारीख को चली सीमा? मुझे डेट याद नहीं, मुझे बहुत कुछ समय हो गया है। अच्छा, और कितना टाइम आपको पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान पहुंचने में लगा? 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन लगे थे? ये कुछ दिन लगे थे। ये बताइए कि पबजी खेलना आपको अच्छा लगता था? जी सर। और पबजी में कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? हमारी पबजी में हम पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ में रात को। अरे भाई कब से मिली, कैसे आप नेपाल से कैसे थोड़ा सा गैप पीछे पीछे आपकी मदद किसने की थी? किसी ने नहीं। और सचिन से नेपाल से आते वक्त बात हुई थी, रास्ता बताया था उसने कैसे? आपको आने का रास्ता किसने बताया, किसने गाइड किया था?
मैंने यूट्यूब से वहीं सर्च करा था पाकिस्तान के साथ रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ा है, मुझे वापस नहीं जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मुझे वापस नहीं। पाकिस्तान वापस जाना? हमें 3 मैं नेपाल आई थी, नेपाल आने के बाद हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। मिलने के बाद ये हम कुछ दिन वहाँ पर रहे, वो अपने यहाँ पर चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। अब दोबारा आई थी वो यहाँ पर, हम इधर से इधर घूम रहे थे। घूमने के बाद पुलिस ने हम पकड़ लिए, पुलिस ने पकड़ने के बाद अब यहाँ पर हैं हम। तो हम बस एक वो मांगना चाहते हैं कि हमारी बस सरकार शादी करा दे बस। दोस्ती कैसे हुई थी तुम्हारी उससे? पबजी से हुई थी। अच्छा, तो ये कैसे पबजी से खेल कर यूट्यूब पे सर्च मार के किधर से किधर जाना है, कैसे कैसे जाना है। प्लान था कहाँ रहने होने का है? आगे क्या प्लान था रहने का? अब जो सरकार आज्ञा देगी वही तो होगा। अच्छा, तो प्यार अभी भी करते रहोगे? हाँ, प्यार अब भी करता हूँ, हम बहुत प्यार करते हैं आपस में। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। तो सचिन फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये कहां रह रहे थे। ये इनके घर के अंदर की तस्वीर है। नोएडा में रबूपुरा में घर लिया था जहां ये दोनों रह रहे थे। आपको बता दूं कि सीमा हैदर के 4 बच्चे भी हैं। ये घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं गिरफ्तारी कैसे हुई सीमा की, पुलिस कैसे पहुंची। सीमा तो आई थी सचिन से मिलने के लिए, सचिन के साथ रहने के लिए। सीमा पाकिस्तान से भारत आना चाहती थी, लेकिन भारत में सचिन के पिता लगातार विरोध कर रहे थे। सीमा के आने के बाद पिता ने सचिन के सामने कानूनी रूप से शादी करने की शर्त रख दी, जिसके बाद सचिन सीमा को लेकर कोर्ट पहुंच गया। सचिन को शादी करनी थी तो पाकिस्तानी महिला को लेकर कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट मैरिज को लेकर वकील से बात की। महिला के दस्तावेज देखते ही वकील को पता लग गया कि महिला सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है, जिसके बाद वकील ने शादी कराने से इनकार कर दिया। सचिन और सीमा वापस नोएडा के रबूपुरा आ गए। उधर वकील ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। इसकी भनक लगते ही सचिन सीमा को लेकर नोएडा से हरियाणा रवाना हो गया। नोएडा पुलिस दोनों का पीछा करते हुए फरीदाबाद पहुंच गई और सचिन सीमा को बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सचिन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पाकिस्तानी महिला सीमा के पास से 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल, 1 सिम कार्ड और पाकिस्तान का निवास प्रमाण पत्र बरामद हुआ। महिला पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैसमाबाद की रहने वाली है। महिला हिंदी और इंग्लिश भाषा बोल लेती है, लिख लेती है। 2014 में उसकी शादी गुलाम रजा के साथ हुई। 2019 में गुलाम काम के लिए सऊदी अरब चला गया। गुलाम ने वहीं दूसरी शादी कर ली और सीमा को तलाक दे दिया। आइए हमारे रिपोर्टर जतिन वहां पहुंचे जहां लोग रह रहे थे, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। पबजी गेम के जरिए दोस्ती हुई, उसके बाद प्यार हुआ और पाकिस्तान की रहने वाली महिला नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है। हालांकि अब उस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये महिला अपने 4 बच्चों के साथ आई और ग्रेटर नोएडा के ही रंगपुरा गांव के अंदर उसने किराए पर एक कमरा भी लिया। वो कमरा आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो घर है जहां पर वो महिला आकर रही थी। दरअसल सचिन नाम का एक लड़का है जो कि ग्रेटर नोएडा के रंगपुरा गांव का ही रहने वाला है। पबजी के जरिए उस महिला की दोस्ती सचिन से हुई और दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि महिला नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो जाती है और 13 मई को ग्रेटर नोएडा के रंगपुरा के इसी कमरे के अंदर आकर रहना शुरू कर देती है। बताया जा रहा है कि सचिन खुद उस महिला के साथ मौजूद था। हालांकि पुलिस को जब भनक लगी कि एक पाकिस्तान की महिला बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भारत में रह रही है और यहां तक कि ग्रेटर नोएडा में रह रही है, जिसके बाद आइए अब मैं आपको बताता हूं सीमा के बारे में कि बच्चों का नाम बदलने तक को तैयार थी सीमा। 4 बच्चे, चारों बच्चों को लेकर आई है। अभी जहां रखा गया है वहां चारों बच्चों के साथ ही सीमा को रखा गया है। देखिए जरा, पाकिस्तानी महिला और सचिन शादी करना चाहते थे। सचिन ने सीमा के 4 बच्चों का नाम बदलने की तैयारी कर ली थी। सचिन ने जन सुविधा केंद्र पर भी संपर्क किया। सचिन सीमा और बच्चों के भारतीय दस्तावेज बनवाने की तैयारी में थे। सीमा के पास से 3 आधार कार्ड मिले। दावा है सचिन ने ही आधार कार्ड सीमा के लिए बनवा दिए, 1 नहीं 3। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। सचिन की मदद करने वालों की भी पहचान हो रही है। आइए, तो पुलिस जांच कर रही है कि सीमा वाकई सचिन के लिए आई, कहीं कोई और एजेंट के तौर पर तो नहीं आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में परवेश शुक्ला हो या फैजान खान हो, मामा किसी को नहीं छोड़े।
आपको याद होगा फैजान जिसने हिंदू युवक के गले में पट्टा बांधा था, उसके बाद मामा ने बुलडोजर चलवाया, उनका नाम फैजान था। तो कहा गया कि फैजान है, मुसलमान है, इसलिए एक्शन हुआ। कल तस्वीर आई, प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी पर पेशाब कर रहे थे। शर्मनाक तस्वीर थी, जिसने भी देखा उसका खून खौल उठा। इस शख्स की गिरफ्तारी हुई, रासुका लगी। इस शख्स के घर बुलडोजर चल गया है। अगली तस्वीर दिखाई, मामा का बुलडोजर प्रवेश शुक्ला के घर भी पहुंच गया। ये देख रहे हैं तस्वीर, और बुलडोजर से गिरा दिया गया। अगली तस्वीर जरा दोनों बैक टू बैक जल्दी से दिखा दीजिए। ये आप देख रहे हैं। उसके बाद शिवराज ने ट्वीट किया, लिखा एनएसए लगा दिया गया है, बुलडोजर भी चला दिया गया है, और अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। लिखा है, मामा जी का संदेश साफ है, इसलिए गलत मंशा वालों, मध्य प्रदेश में अपराध करने से पहले 10 बार सोच लेना। तो मैं आपको एक्शन दिखाता हूं मामा का, कि मामा का एक्शन बराबर से होता है, धर्म जाति देखकर कार्रवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश की सीधी में प्रवेश शुक्ला नाम के आरोपी ने शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी है कि प्रवेश शुक्ला ने एक युवक पर सरेआम पेशाब कर दिया। पेशाब कांड वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है। बस फिर क्या था, कांग्रेस को सियासत का मौका मिल गया। भोपाल समेत उसने जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप लगाने लगे कि बीजेपी प्रवेश शुक्ला को बचाने में लगी, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर शिवराज ने एक्शन से सारे आरोपों का जवाब दे दिया। सीधी में प्रवेश के घर पर मामा का बुलडोजर गरजने लगा। बुलडोजर के टारगेट पर था प्रवेश शुक्ला का अवैध निर्माण। इसके लिए एसडीएम, पटवारी समेत करीब 100 पुलिसकर्मी पहुंच गए और फिर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जाने लगा। प्रवेश के घर और बरामदे सब बारी बारी से तोड़े जाने लगे। बुलडोजर कार्रवाई से प्रवेश का परिवार रोने बिलखने लगा। प्रवेश की मां और चाची तो बेहोश तक हो गई। आरोप लगाने लगी कि उनके बेटे को बेवजह फंसाया गया। पुलिस और प्रशासन ने सारे विरोध को एक कर दिया। थोड़ी देर में एक और जेसीबी मशीन सीधी में प्रवेश के घर पहुंच गई और फिर शुरू कर दी अपराधी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई। करीब 400 वर्ग फीट के अवैध हिस्से को कुछ ही घंटे में ढा दिया गया। अब आइए सुनवा रहा हूं आपको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कह रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या। आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। मैं शिवराज सरकार को चेतावनी देता हूं कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगी। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये मध्य प्रदेश की खबर थी जहां मामा का एक्शन हुआ। एक और तस्वीर मध्य प्रदेश से आई, शिवपुरी से देख रहे हैं आप। आरोप यह है कि शिवपुरी के मुस्लिम युवकों ने कुछ हिंदुओं को पकड़ा, उनके चेहरे पर कालिक पोती, उसके बाद उन्हें जूतों की हार पहनाया, माला पहनाई और बताएं दलित युवकों को पकड़ा है। और आरोप है कि ये युवक लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। न सिर्फ इनके साथ मारपीट की बल्कि इन्हें मैला भी खिलाया है, जिसके बाद शिवराज की पुलिस ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो 6 लोग ये बदसलूकी कर रहे थे। तो मामा के राज में बराबर इंसाफ हो रहा। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक, सेहत से भरा घर का खाना। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं।
क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ